अब चक्रव्यूह के दूसरे चरण को कारगर साबित करने की बारी मेरी थी। चित्रा गहरी सांस अपने सीने के भीतर भरते हुए फिर युग से बोल पड़ती है। वैसे तो मेरे मन में उस वक्त कई सारे सवाल चल रहे थे, पर बार बार जो सवाल मेरे मन में आ रहा था वो ये था कि आखिर अनुराग ने यक्षिणी के साथ क्या बिसाह किया था और क्यों। मेरी तो यही बात समझ में नहीं आ रही थी कि उसको यक्षिणी के साथ बिसाह करने की जरूरत क्यों पड़ी। और दूसरा सवाल जो बार बार मेरे मन में आ रहा था वो ये था कि आखिर यक्षिणी ने रज्जन को क्यों श्राप दिया था, वो रज्जन जो यक्षिण लोक का सेनापति था। यक्षिणी ने उस यक्ष को एक आम इंसान बनकर जिंदगी जीने के लिए क्यों मजबूर कर दिया था। मेरे इन दोनों सवालों के जवाब अगर कोई दे सकता था तो वो सिर्फ और सिर्फ यक्षिणी थी, जिसे अनुराग ने कैद करके अपने पास रखा हुआ था। उस दिन बेसहा हो जाने के बाद अनुराग जब मुझे अपने रचे चक्रव्यूह के बारे में बता रहा था तो बातों ही बातों में उसने मुझे ये भी बता दिया था कि यक्षिणी यही है। और इस बात को सुनकर मैं समझ गई थी कि अनुराग ने यक्षिणी को यहीं ग्रेवयार्ड कोठी में ही कहीं पर कैद करके रखा हुआ है। चित्रा की बातें सुनकर युग मन में सोचने लग जाता है। माँ, सिर्फ आप ही नहीं बल्कि मैं भी यही जानना चाहता था कि आखिर पापा ने यक्षिणी के साथ क्या और यामिनी भी अपने बाबा के श्राप को लेकर परेशान थी, पर मुझे ये नहीं पता था कि उसके बाबा को जिसने श्राप दिया था वो कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ कामेश्वरी यक्षिणी थी। चित्रा फिर युग से बोल पड़ती है। मुझे पता था कि यक्षिणी ग्रेवयार्ड कोठी में ही कैद है। यक्षिणी को ढूंढना था, पर ग्रेवयार्ड कोठी में इससे पहले भी कई बार छानबीन कर चुकी थी। मुझे यक्षिणी कहीं पर भी नहीं मिली थी, पर अंदर ही अंदर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे शायद कोई जगह छूट गई है। और मैंने सोच लिया था कि इस बार मैं ग्रेवयार्ड कोठी का कोना कोना छान मारूंगी, पर हर एक कोने को बड़े गौर से देखने के लिए मुझे वक्त चाहिए था और मेरे पास वक्त बहुत कम था, क्योंकि अनुराग अगले दिन ही युग को हॉस्टल छोड़कर वापस आने वाला था। मेरे पास बस एक दिन और रात तक का वक्त था। मैं अकेले पूरी ग्रेवयार्ड कोठी में यक्षिणी की तलाश नहीं कर सकती थी। मुझे एक साथी की जरूरत थी, और अगर गांव में कोई था जिससे मैं मदद मांग सकती थी तो वो कोई और नहीं बल्कि प्रशांत था। एक प्रशांत ही था जिसे अनुराग की सारी सच्चाई पता थी। उसे पता था कि अनुराग भक्षानर का वंशज है। युग बेटा, प्रशांत सच में मेरा एक बहुत अच्छा और सच्चा दोस्त था। ऐसे दोस्त भगवान हर किसी को दे। तुम्हारे और अनुराग के जाते ही मैंने प्रशांत को फोन करके बुला लिया था, पर उसे दूसरे गांव जाना था। पर जब मैंने उससे कहा कि मेरे जीने मरने का सवाल है तो वो सीधे बस स्टैंड से उल्टे पैर लौट आया। चित्रा एक गहरी सांस अपने सीने के भीतर भरते हुए फिर बोल पड़ती है। जब प्रशांत ग्रेवयार्ड कोठी आया तो मैंने उसे सब कुछ बता दिया, उससे कुछ नहीं छुपाया। मैंने उसे ये भी बता दिया कि मैं एक डायन और पिशाच की बेटी हूँ और मैं खुद एक डायन हूँ। मुझे तो लगा था कि प्रशांत ये सच्चाई जानकर बहुत डर जाएगा और कहीं वो मुझे भी बुरा न समझने लग जाए, पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, बल्कि वो तो मुझसे उसी तरह बातें कर रहा था जैसे पहले करता था। शायद वो जानता था कि मैं बुरी नहीं बल्कि अच्छी डायन हूँ। युग मन में सोचने लग जाता है। मुझे अच्छे से याद है, उस कहानी में भी यही लिखा हुआ था कि पापा के बैंगलोर जाते ही माँ ने प्रशांत अंकल को फोन करके बुलाया था और वो दोनों रात में ग्रेवयार्ड कोठी में एक साथ रुके भी थे। पर उस रात ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर क्या हुआ था ये मुझे नहीं पता था, पर अब जरूर चल जाएगा। चित्रा फिर युग से बोल पड़ती है। प्रशांत और मैंने ग्रेवयार्ड कोठी में यक्षिणी को ढूंढना शुरू कर दिया था, पर सुबह से शाम हो गई और शाम से रात, पर यक्षिणी हमें कहीं पर भी नहीं मिली। हमारी समझ ही नहीं आ रहा था कि अनुराग ने यक्षिणी को कैद करके ग्रेवयार्ड कोठी में कहां पर रखा था। सुबह होने तक हम दोनों बस यक्षिणी को तलाशी करते रहे, उसे आवाजें लगाते गए, पर बदले में न यक्षिणी का कोई जवाब आया, न हमें यक्षिणी कहीं मिली। हमें एक भी ऐसा सुराग नहीं मिला था जिससे हम यक्षिणी के पास पहुंच सकते थे। यक्षिणी के ना मिलने से अनुराग के खिलाफ जो मैं चक्रव्यूह रचने की सोच रही थी वो अधूरा रह गया था। उसका दूसरा चरण ही पूरा नहीं हो पाया था। इतना कहकर चित्रा चुप हो जाती है। उसका चेहरा उतर जाता है। चित्रा के मायूस चेहरे को देखकर युग समझ जाता है कि चित्रा उस दिन मिली हुई हार को आज तक नहीं भुला पाई थी। उसे आज तक अफसोस था कि वो अनुराग को अपने बनाए हुए चक्रव्यूह में नहीं फंसा पाई थी। अगले ही पल आंसू की बूंद में फिर से हलचल होनी शुरू हो जाती है। कुछ देर बाद जब युग को सब कुछ क्लियर नजर आने लग जाता है तो युग देखता है कि हॉल में ही चित्रा और प्रशांत मायूसी के साथ बैठे हुए थे। हॉल का सारा सामान बिखरा हुआ था। प्रशांत थके हुए लहजे के साथ कहता है, चित्रा भाभी, 5वीं बार पूरी ग्रेवयार्ड कोठी छान मारी है पर वो यक्षिणी मुझे कहीं नहीं मिली। मुझे तो लगता है जिस बॉटल में लेखक बाबू ने यक्षिणी को कैद किया था वो बॉटल लेखक बाबू अपने साथ ही लेकर गए हैं। चित्रा पलट कर कहती है, नहीं प्रशांत, आते वक्त उसके हाथ खाली थे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मेरा मन कहता है यक्षिणी यहीं पर कैद है। प्रशांत कुछ चिढ़ते हुए कहता है,
अगर यक्षिणी यहीं पर है तो कहाँ पर है भाभी जी? पता नहीं। प्रशांत पलटकर कुछ नहीं कहता है, पर कुछ देर बाद ही प्रशांत बोल पड़ता है, यक्षिणी तो मिली नहीं भाभी जी, वरना उसी से पूछ लेते कि इस भक्षानर के अंश का अंत कैसे होगा। अब आप बताइए मुझे क्या करना है, क्या आदेश है आपका? चित्रा लटके हुए चेहरे के साथ ही जवाब देती है, अब कुछ और आदेश नहीं है प्रशांत, तुमने जितना मेरे लिए किया उतना ही काफी है। तुम अपने फूफा के गांव जा रहे थे ना, उनसे मिलने, तो अब तुम जा सकते हो। प्रशांत चित्रा को एकटक देखते हुए उससे पूछता है, और आप भाभी जी? चित्रा अपनी नजरें चारों तरफ घुमाते हुए कहती है, मेरा क्या प्रशांत, मुझे तो यहीं पर रहना पड़ेगा ना, इस ग्रेवयार्ड कोठी में, अब यही तो मेरा घर है। प्रशांत ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं भाभी जी, ये ग्रेवयार्ड कोठी आपका घर नहीं है, ना ही कभी था। यहाँ पर रखा ही क्या है, कुछ भी तो नहीं है। लेखक बाबू जिनसे आप प्यार करती थी, उनके अंदर भी उस भक्षानिर का अंश घुस चुका है, वो भी पूरी तरह बदल चुके हैं। और रही बात युग बेटे की, अब तो वो भी यहाँ पर कभी नहीं आएगा, तो फिर आप किसके इंतजार में रुकी हुई हैं यहाँ पर? चित्रा पलट कर कहती है, यक्षिणी के। प्रशांत, मैं उससे मिलना चाहती हूँ और सब कुछ जानना चाहती हूँ। प्रशांत चीखते हुए कहता है, यक्षिणी को ढूंढा तो सही भाभी जी हमने, पर वो हमें नहीं मिली। चित्रा कहती है, पर जब अनुराग आएगा तब तो मिल सकती है ना, वो मुझे यक्षिणी से मिलवा सकता है। प्रशांत कहता है, आपको क्या लगता है चित्रा भाभी कि जब लेखक बाबू आएंगे और आप उनसे कहेंगी कि मुझे यक्षिणी से मिलना है, तो वो आपको हंसते हंसते यक्षिणी से मिलवा देंगे? बिल्कुल नहीं भाभी जी, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। भूलिए मत, वो लेखक बाबू नहीं, भक्षानर है। चित्रा खामोशी खड़ी रहती है। प्रशांत चित्रा को अच्छे से सब कुछ समझाते हुए कहता है, अगर उस भक्षानर को आपको यक्षिणी से मिलवाना ही होता तो उस रात बिसाहा करते वक्त ही मिला दिया होता, उस वक्त मना नहीं किया होता। मुझे लगता है वो फिर कोई चक्रव्यूह रच रहा है जिसमें आप फिर से फंस रही हैं। शायद उसे पहले से पता था कि जब वो युग को छोड़ने जाएगा तो आप भी ग्रेवयार्ड कोठी जरूर छोड़ने का सोचेंगी, पर उसने आपके सामने कई सवाल खड़े कर दिए, जैसे लेखक बाबू और यक्षिणी के बीच क्या बिसाहा हुआ था, रज्जन को क्या श्राप मिला था, ताकि इन सवालों के जवाब पाने की आपके अंदर तलब पैदा हो जाए और आप यहाँ से चाहते हुए भी नहीं जा पाए। और अब आप वही कर रही हैं, यहाँ से नहीं जा रही हैं। उन्होंने आपको यक्षिणी से मिलने का मोह दिया है और आप उसी मोह में फंस चुकी हैं। चित्रा परेशान होते हुए कहती है, पर भक्षानर मुझे यहाँ पर क्यों रोकना चाहेगा? प्रशांत जवाब देता है, आपकी शक्तियों के लिए भाभी जी। आपको पता है ना उस भक्षानर का क्या मकसद है? संपूर्ण ब्रह्मांड पर राज करना, जिसके लिए उसे ताकतवर बनना है, और ताकतवर बनने के लिए शक्तियां चाहिए, और आपके अंदर भी तो एक पिशाच और डायन की शक्तियां हैं। चित्रा कहती है, माना मेरे अंदर शक्तियां हैं, पर वो जागृत थोड़ी है। प्रशांत कहता है, अभी जागृत नहीं है भाभी जी, पर जागृत तो हो सकती है। मुझे तो लगता है इसी वजह से वो भक्षानर आपको यहाँ पर रोकना चाहता है, आपकी शक्तियां पाना चाहता है और आपको भी अपनी तरह बनाना चाहता है। चित्रा को प्रशांत की बातें एकदम सही लग रही थी, वो भी उसकी बातों से पूरी तरह से सहमत होने लग गई थी। चित्रा प्रशांत से पूछ पड़ती है, तो अब मैं क्या करूं प्रशांत, तुम ही बताओ। प्रशांत जवाब देता है, चक्रव्यूह में मत फंसिए भाभी जी, छोड़ दीजिए ये ग्रेवयार्ड कोठी, चले जाइए इस गांव से दूर। चित्रा पलट कर कहती है, मैं ये कोठी गांव छोड़कर कहाँ जाऊंगी प्रशांत, तुम ही बताओ। प्रशांत झट से कहता है, मुझे नहीं पता भाभी जी, पर यहाँ से जितना दूर आप जा सकती हैं चले जाइए, और फिर कभी लौट कर मत आइएगा आप। अब ये गांव गांव नहीं, भक्षानर का गढ़ है। चित्रा नम्र लहजे के साथ कहती है, पर मेरे बेटे युग का क्या प्रशांत? प्रशांत कहता है, आप युग के बारे में अब क्यों सोच रही हैं भाभी जी? वो हीरा देकर आप पहले ही उसे सुरक्षित कर चुकी हैं उस भक्षानर से, और अब आप यहाँ पर रुककर क्या करेंगी? अब युग दोबारा यहाँ पर कभी नहीं आने वाला, और आ भी गया तो आप उसे गले लगाना तो दूर, बात तक नहीं कर पाएंगी। प्रशांत की ये बात सुनकर चित्रा और ज्यादा मायूस हो जाती है, उसका पूरा चेहरा उतर जाता है। प्रशांत फिर बोल पड़ता है, मेरी बात मानिए भाभी जी और दूर चले जाइए इन सब चीजों से। यहाँ पर जो भी हुआ सब भूल जाइए और एक नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए। चित्रा नम लहजे के साथ कहती है, ऐसे कैसे नई शुरुआत कर लूं मैं प्रशांत? अनुराग और युग ही तो मेरी दुनिया थे। प्रशांत पलट कर कहता है, माना वो दोनों आपकी दुनिया थे भाभी जी, पर जरा सोचिए, उन्हें अपनी दुनिया बनाने वाली भी तो आप ही थी ना। क्या लेखक बाबू और युग के आने से पहले आपकी कोई दुनिया नहीं थी? प्रशांत के सवाल ने चित्रा को गहरी सोच में डाल दिया था। प्रशांत फिर बोल पड़ता है, थी ना एक दुनिया उनसे पहले भी। हम इंसानों को ये लगता है कि हमारी दुनिया हमारे अपनों से, सगे संबंधियों से होती है, पर ऐसा होता नहीं है। हमारी दुनिया खुद हमसे होती है। कहते हैं मरने के बाद हमारी एक नई दुनिया की शुरुआत होती है।
पर आपको पता है, मरने से पहले ही जीते जी हम कई बार अपनी नई दुनिया बना सकते हैं। जिंदगी में कभी कभी हम इतना हार जाते हैं कि लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, पर असल में उस वक्त सब कुछ खत्म होता नहीं है, बल्कि वो तो मौका होता है फिर से सब कुछ शुरू से शुरू करने का, जिंदगी की एक नई शुरुआत करने का। ये जिंदगी हमें कई मौके देती है एक नई जिंदगी की शुरुआत करने की, और उसी जिंदगी ने एक नई जिंदगी की शुरुआत करने का मौका आपको दिया है। चित्रा बड़े ही गौर से प्रशांत की सारी बातें सुनते रहती है। उसे प्रशांत की बातों में एक उम्मीद की किरण नजर आ रही थी, वो उम्मीद की किरण जो उसकी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर रही थी। प्रशांत फिर बोल पड़ता है, इस मौके को अपने हाथ से मत जाने दीजिए भाभी जी, हो सकता है दोबारा फिर आपको यहाँ से भागने का मौका ही ना मिले। यक्षिणी की तरह वो भक्षानर आपको भी यहीं पर कैद करके रख ले, इसीलिए यही सही वक्त है, यहाँ से भाग जाइए भाभी जी। चित्रा फिर बोल पड़ती है, पर प्रशांत। चित्रा अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही प्रशांत उसे बीच में टोकते हुए बोल पड़ता है, पर कुछ नहीं भाभी जी, मैंने हमेशा आपकी बात मानी है, हर वक्त आपका साथ दिया है, पर अब बात मानने की बारी आपकी है, और ये मैं एक देवर होने के नाते नहीं, एक दोस्त होने नाते बोल रहा हूँ। अगर आप सच में मुझे अपना दोस्त मानती हैं तो चले जाइए यहाँ से, छोड़ दीजिए ये गाँव और सब कुछ भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए। प्रशांत ने चित्रा के सामने एक ऐसी बात बोल दी थी कि वो चाहते हुए भी प्रशांत को ना नहीं बोल पाती है और हाँ में अपना सिर हिला देती है। कुछ ही देर में चित्रा अपना सारा सामान पैक कर लेती है और प्रशांत चित्रा अपना सामान लेकर ग्रेवयार्ड कोठी से बाहर जाने लग जाते हैं। उन दोनों के ग्रेवयार्ड कोठी के बाहर जाते ही आंसू की बूंद में फिर से हलचल होने लग जाती है और कुछ देर बाद ही युग को फिर चित्रा का चेहरा दिखने लग जाता है। चित्रा युग से कहती है, युग बेटा, उस दिन ग्रेवयार्ड कोठी से निकलने के बाद प्रशांत और मैं सीधे बस स्टैंड पहुंचे थे। प्रशांत ने मुझे मेहंदी पथार रेलवे स्टेशन जाने वाली बस में बैठा दिया था और वो खुद अपने फूफा के गांव जाने वाली दूसरी बस में बैठ गया था। जैसे ही युग ये बात चित्रा के मुंह से सुनता है वो कुछ परेशान होने लग जाता है। युग हैरानी के साथ मन ही मन सोचने लग जाता है, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर प्रशांत अंकल अपने फूफा के गांव जाने के लिए बस में बैठ गए थे तो फिर यक्षिणी ने कब उनका शिकार कर दिया? और जितना मुझे पता है वो तो अपने फूफा के गांव भी नहीं पहुंचे थे। एक और बात मेरी समझ नहीं आ रही, अगर माँ सब कुछ भुलाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करने वाली थी तो फिर वो महाडायन कब और कैसे बन गई? सदियों से है